सो हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है जेनेटिक्स का। ठीक है, ये है सेकंड लेक्चर। मतलब एक तो और भी हुआ है जो इंट्रोडक्टरी था। अभी हम लोग नोट्स भी बना रहे हैं साइमल्टेनियसली। ओके, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने जीन के बारे में बात करना शुरू किया था, है ना। और ऑब्वियसली जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम क्या चीज है इसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। लेट्स सी दैट्स। देखो क्रोमोसोम को मैंने कहा था कि एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटीन होता है ना। तो अगर हम लोग देखें कि जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, सो द वर्ड इज क्रोमेटीन। क्रोमैटीन। उम्मीद है कि एक और मैंने असाइनमेंट आपको भेजा था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला, तो वो भी आपने पूरा सॉल्व कर लिया होगा। देखो क्रोमेटीन में होता क्या है, डीएनए और ये देखो डीएनए और इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन का बीडेड अपीयरेंस हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्रोमेटीन फाइबर ये कहते हैं। आई होप सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना। यस। ओके, तो देखो यहाँ पे जब भी ये क्रोमेटीन कॉइलिंग करना शुरू करते हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रोमोनेमा। क्रोमोनेमा। क्रोमोनेमा जो है जब और कॉइलिंग करेगा तो बेटा इनको ही क्रोमोनेमा को हम लोग कहते हैं। इट बिकम्स क्रोमैटिड, है ना, क्रोमैटिड। और डेफिनेटली ये जो क्रोमैटिड होते हैं इसका जो भी हाईली कंडेंस्ड फॉर्म हमको देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। मतलब जो बहुत ही लॉन्ग थ्रेड लाइक डीएनए है डेफिनेटली वो क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे आपको एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और मैंने कहा कि जो जीन होते हैं, अब एक्चुअली जीन तो सपोज मान लेते बेटा ये जीन यहाँ पे कहीं इतना डीएनए का फ्रैगमेंट है, बट ये वाला जो डीएनए का फ्रैगमेंट अगर यहाँ पे पॉसिबल है, अवेलेबल है, तो मैं बोलता हूँ कि ये हो गया, है ना, जीन। अभी एक्चुअली ये कहना ये वाला पोर्शन जीन है, ये एक्चुअली सही तो है नहीं, क्यों नहीं है? जीन इसीलिए नहीं सही है क्योंकि एक्चुअली उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कॉइल्ड डीएनए का पोर्शन है, वो जीन वहां पे है, फिजिक जो केमिकल नेचर वाला जीन यहीं पे कहीं लोकेटेड है। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम लोग लोसाई ये वर्ड यूज करते हैं। लोसाई इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लोकेशन। ऐसी लोकेशन जहां पे आपका, अगर आप ये क्रोमोसोम कट करोगे तो इस क्रोमोसोम के अंदर वो डीएनए का पार्ट मिलेगा जिसमें एक्चुअली ये जीन है। ठीक है, तो ये हमारा अंदेशा होता है कि ये ओके, ये देखो ये वाला जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, या समवेयर एक और यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, ये यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर मैपिंग करते हैं कि हाँ कोई पर्टिकुलर जीन का लोकेशन कहाँ पे है उस क्रोमोसोम के ऊपर, ये हम लोग डिसाइड कर लेते हैं बाय द मैपिंग। ठीक है, लिंकेज मैपिंग भी होती है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली। सो यहाँ ये बहुत सिंपल है बेटा, लोसाई का मतलब ही होता है कि ऐसा लोकेशन ऑन द कंडेंस्ड क्रोमोसोम, है ना, कॉइल्ड डीएनए, कि जहाँ पे ये जो जीन है वहां मिलने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। ठीक है, और हम लोगों ने पता कर लिया है कि ये जीन कितना डीएनए कट करोगे तो यहीं पे मिलता है, तो इसका लोकेशन ये हो गया। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज बेटा ये वाला जो है वाई अगर क्रोमोसोम है तो ये वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलॉगस पोर्शन होता है। ठीक है, सॉरी, ये वाई क्रोमोसोम का एक्चुअली होमोलॉगस पोर्शन होता है, होमोलॉगस। ठीक है, और ये वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलॉगस होता है। ठीक है, तो नॉन होमोलॉगस जो पोर्शन है क्रोमोसोम का वहीं पे हमें हाइपर ट्राइकोसिस का जीन मिलता है ना, जो हेरी पिन्ना वाला कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था।
तो जीन की पोजीशन हम लोग समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो एंटायर डीएनए इस क्रोमोसोम में है, क्योंकि इसी डीएनए से क्रोमैटिन बना, उसी डीएनए से क्रोमोनेमा बना, उसी डीएनए से क्रोमैटिड बना, उसी डीएनए से क्रोमोसोम बना। इसका मतलब अगर जीन उस डीएनए का पार्ट है तो जीन यहाँ पे इस क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं बेटा लोकेटेड होगा। तो यहाँ बहुत ही सिंपल ये वर्ड, तो हम लोग ये कहते हैं कि वन क्रोमोसोम, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन डीएनए। ठीक है, एक डीएनए में एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये बात हम लोग कहते हैं। अगर डायड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही डीएनए की दो कॉपीज एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, इफ इट इज अ डायड। मोनैड है तो डेफिनेटली वन क्रोमोसोम वन डीएनए। ठीक है, इसका मतलब बेटा अगर एक ह्यूमन सेल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एक सिंगल ह्यूमन सेल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो डेफिनेटली बेटा उसमें 46 डीएनए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 46 क्रोमोसोम है। यस और नो? वी हैव 46 डीएनए, या तो 23 पेयर्स ऑफ डीएनए, है ना, 23 होमोलॉगस पेयर्स आपके बेटा सेल में प्रेजेंट है। यस, है ना? तो अगर ये हम लोग कहते हैं तो लगभग बेटा, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, 2.2 मीटर इतनी बेटा लेंथ हो जाती है टोटल डीएनए की, है ना। 2.2 अगर हम 46 डिप्लॉयड कंडीशन को कंसिडर करें, या सिर्फ अगर हम लोग, क्योंकि 23 हमारे यूनिक डीएनए होते हैं हमारे, है ना, सेल में 23 यूनिक डीएनए होते हैं इन हैप्लॉइड कंडीशन, तो लगभग बेटा उसकी लेंथ हो जाएगी 1.1 मीटर। यस और नो? अरे यस और नो, बात समझ में आती है? ठीक है, क्योंकि ईच क्रोमोसोम कैरिंग अ सिंगल डीएनए। यस, अब वो क्या है, वो डीएनए कॉइल होकर के वहां पे प्रेजेंट है। मतलब अगर वो जीन उसी डीएनए का अगर सेगमेंट है, अगर जैसे कि इसको मान लिया, तो डेफिनेटली बेटा इसी अगर डीएनए से ये क्रोमोसोम बना है, तो ये वाला जो जीन है ये कहीं ना कहीं लोकेट होगा। हम लोग उसको लोसाई कहेंगे या उसे ही जीन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम एलील को पढ़ते हैं बेटा, अलील, तो अलील को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें लोसा ये टर्म जो है समझ में आनी चाहिए, लोसा ये टर्म समझ में आनी चाहिए। एनीवे, सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। जीन तो हमने मान लिया क्या चीज है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया यार, इसको मिटा देते हैं। ओके, तो देखो बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं एलील, तो एलील क्या चीज होती है? देखो, हर क्रोमोसोम पे एक ही लोसाई से अलग अलग एक्सप्रेशन अगर आ रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे ये लोकेशन तो इसी जीन का है ना, फिर भी ये अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि एक ही लोसाई के अलग अलग एक्सप्रेशन, या एक ही जीन के डिफरेंट एक्सप्रेशंस को हम लोग एलील कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे बेटा पॉइंट लिखेंगे, इफ आई राइट डाउन हियर, देखो मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ एलिल। ठीक है, सो अगर मैं इसको कहता हूँ एलिल, तो एलिल को हम लोग एक और फॉर्म लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एलिलोमॉर्फ। ये एक वर्ड हम लोग लिख लेते हैं, एलिलोमॉर्फ। ठीक है, नाउ व्हाट आर दे? सो दे आर, व्हाट इज दिस? दे आर they are the alternative forms, है ना, alternative, they are the alternative forms of a gene। ठीक है, so they are the alternative forms of a gene, किसी एक जीन के वो alternative forms है which are present on the same locus। now this is very important, which are present on the same locus। ठीक है, on the homologous pair of chromosome। on the homologous pair of chromosome। ठीक है, so and regulate the expression of different forms of a character, and regulate the
expression of different form of a character, मतलब ये ट्रेट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, ये या तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ट्रेट, ठीक है। सो नाउ दिस इज वेरी लार्ज डेफिनेशन, दिस इज ह्यूज, है ना। अरे यार ये क्या है, इतना सारी चीजें इसमें आ गई है ना। ले, क्या होता है अगर मैं ये कहूँ कि आई कलर ये कैरेक्टर है और उसके ब्राउन ब्लैक ये सब हमने डिस्कस किया है बच्चों। तो ये सपोज हम लोग बात करते हैं यार ब्लड ग्रुप, यू नो ब्लड ग्रुप, यू हैव अ ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप इज अ कैरेक्टर, ब्लड ग्रुप इज अ कैरेक्टर। बट है ना, ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, या ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। मतलब बेटा ये चार ट्रेट है, इधर द फोर ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर ब्लड ग्रुप। कैरेक्टर क्या है? ब्लड ग्रुप। कैरेक्टर इज अ ब्लड ग्रुप, बट देर आर ट्रेट्स, यू नो, ट्रेट्स दैट इज द एक्सप्रेशंस। तो मैं इन्हीं को बेटा एक ही जीन के, मतलब ब्लड ग्रुप का जीन, उसके बेटा डिफरेंट एक्सप्रेशंस मानता हूं, अलग अलग एक्सप्रेशन है। तो फिर अगर हम ढूंढने जाए कि ये कहाँ मिलेंगे, यार उसी क्रोमोसोम के ऊपर, सेम क्रोमोसोम के उसी लोकेशन के ऊपर द सेम लोसाई, है ना। ये एक है ना, कहीं पे वो है ना ए एंटीजन एक्सप्रेस कर रहा है, कहीं पे बी एंटीजन एक्सप्रेस कर रहा है, कहीं पे ए बी दोनों एंटीजन एक्सप्रेस कर रहा है, कहीं पे एंटीजन को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, वो ब्लड ग्रुप बन गया। सो द एक्सप्रेशन वेरी करता है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दे आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स है विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस, एक ही लोकस पे बेटा प्रेजेंट है ऑन क्रोमोसोम, या तो ऑन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, and regulate the expression, they regulate the expression of the different forms of a character। मतलब क्या बेटा? ट्रेट के। बोलिए, पूछिए क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स मतलब? अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है? अल्टरनेटिव का मतलब बेटा व्हाट वी कैन से रिप्लेसेबल, है ना। किसी भी एक पॉपुलेशन में आई कलर के अल्टरनेटिव फॉर्म्स अवेलेबल है ना। मैं बोलूंगा क्या सिर्फ ब्लैक कलर ही? नो, उसका एक और फॉर्म अवेलेबल है, और एक, ठीक है, अदर देन द सिंगल, दैट इज अल्टरनेटिव, ठीक है। मतलब देखो, अगर हम लोग कहें कि इंडिया में अरे ये तो इंग्लिश का क्लास हो जाएगा ठीक है। सो अगर हम कहें कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इस पोस्ट के लिए कौन कौन से काबिल लोग हैं, तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर द प्रेजेंट पीएम, ये हम लोग बोलेंगे, है ना। सो उल्टा, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट, व्हाट इज अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव मतलब इसके जगह पे और कोई दूसरा आ सकता है क्या, ऐसा, ठीक है। now it becomes sensitive, you know but we are not going into that, you know। but the thing is, अगर हम लोग कहें कि सेम लोसाई है, सेम पोस्ट है, क्या एक ही सेम पोस्ट पे दो अलग अलग इंसान हो सकते हैं? एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट, सेम लोसाई कैन एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज, ठीक है। सो दैट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। यस, अब ये जो है डेफिनेटली टर्म किसने दिया है, कौन बताएगा? अब ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था यार, ये दिस टर्म इज गिवन बाय, हु गेव दिस टर्म? अलिल, है ना, डब्ल्यू बैटसन ने, ठीक है। सो दिस टर्म एलिल इज गिवन बाय द डब्ल्यू बैटसन, है ना। और इसका क्या मतलब है उनके हिसाब से? उनका मतलब था बेटा टर्म का बिलोंगिंग टू ईच अदर, बिलोंगिंग टू ईच अदर।
बेटा क्या आवाज आ रही है मेरी? कैन यू? ओके ओके ओके। तो बेटा देखो यहाँ पे मुद्दा यही हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। एक ही जीन के अलग अलग एक्सप्रेसिव स्वरूप जिनको हम लोग बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि एक जीन एक ही प्रकार का एक्सप्रेशन करता रहे। फिर से मैं लेफ्ट हो गया, ऐसे कैसे हुआ? कैन यू हियर मी? यस। Yes, sir. ओके, सो शेयर कंटेंट स्क्रीन, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। सेवन, 8, 9, 10। स्लोली ये रहा, ठीक है। तो डेफिनेट बेटा मैं यहाँ पे था, मैंने ये सादा सा पॉइंट यहाँ पे अभी लिखा भी है कि अगर हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं, फिनोटिपिकली मुझे जो चीज दिखाई देती है हाइट, तो मैं जीनोटिपिकली जीन के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर बेटा मैं एक ही कैरेक्टर के ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ फिनोटिपिकली, तो मैं जीनोटिपिकली एक ही जीन के अलील्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ना डिफरेंस जेनेटिपिक है या तो फिनोटिपिक है। ऊपर से मुझे कोई भी कैरेक्टर दिखाई देता है, उसके अंदर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जेनेटिक सेगमेंट, डीएनए सेगमेंट को मैं जीन कहता हूँ। ठीक है। तो बेटा जो भी कैरेक्टर के टाइप्स हैं उनको ट्रेट कहता हूँ, और उसी जीन के टाइप को बेटा मैं एलील कहता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, कोई भी एक जीन का क्या सिर्फ एक ही प्रकार का एक्सप्रेशन हो सकता है? ठीक है, या सिर्फ दो प्रकार के एक्सप्रेशन हो सकते हैं? जैसे कि कहा कि एक जीन है हाइट का टी में, पी प्लांट में, कि एक टॉल है एक डॉर्फ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक एक जीन के सिर्फ दो ही अलील होंगे? ऐसा होगा क्या? पॉपुलेशन में एक जीन के दो ही अलील होते हैं? नहीं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, नॉट नेसेसरी, बिल्कुल सही। मतलब ऐसा भी है कि कुछ कुछ जीन जो है उसका एक ही अलील है, एक ही अलील है, मतलब वो खुद ही वैसा ही एक्सप्रेस होता है। हो सकता है, पॉसिबल है। या तो प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे जीन हैं जिनके सिर्फ दो ही अलील है पॉपुलेशन में, जैसे कि टॉल और डॉर्फ, राउंड एंड व्रिंकल, जो भी मेंडेलियन कैरेक्टर जो हम लोग लेते हैं पी प्लांट के। बट बेटा जैसे अभी मैंने आई कलर लिया, ह्यूमन आई कलर, तो बेटा एक ही जीन के एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा आपको अलील देखने को मिलते हैं। मतलब एक ही जीन के मल्टीपल अलील हो सकते हैं, ये सर नो। इवन आपका ह्यूमन जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम अगर आप देखो, तो बेटा एक ही जीन के तीन तीन अलील प्रेजेंट है। सेम जीन हैव 3 अलील्स ब्लड ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो। ओके, फिनोटाइप 4 है, बट आपको मैं बताऊंगा जीन अलील जो है 3 ही है। विल अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अगर ऐसा है, मैं आप सबसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अरे ये अभी तक मिटा ही नहीं क्या पूरा? ये इधर है, ओके, हटाओ। ये जूम में ऐसा एकदम सबको सिलेक्ट करके एक साथ मिटाने का कोई है क्या टेक्निक? इतना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, शायद ये है। अरे ये कैसे हो गया? हाउ इट हैपेंड? वापस भी आता है क्या ये? टेक्निकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, हम लोग बात कर रहे हैं सिंपली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की, जो कि नीट में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं अगर ये कहूँ कि किसी भी एक प्लांट में या किसी भी एक सेल में, सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये एक सेल है, और इस सेल में हमेशा बेटा दो पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। एक मैटरनल पेयर होता है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम, और एक बेटा पैटर्नल होता है। अब ये मान लेते हैं एक ही टाइप के क्रोमोसोम है, और ये पैटर्नल और ये मैटरनल है। बट ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अगर हाइट का जीन प्रेजेंट है, तो सेम बिल्कुल यहाँ पे भी हाइट का जीन प्रेजेंट है, इसीलिए इनको हम होमोलॉगस पेयर कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वाला लोसाई दोनों ही क्रोमोसोम पे एक ही प्रकार का ट्रेड दिखा रहे हो, जैसे कि टी टी, ये हो सकता है। या हो सकता है कि बेटा ये दोनों एक ही प्रकार का ट्रेड शो कर रहे हो, जैसे कि स्मॉल टी स्मॉल टी।
बट ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों जो है ना, ये एक्सप्रेशन है ना टॉल का दिखा रहे होंगे, बट इनमें दो, इसके ऊपर कैपिटल टी और इसके ऊपर स्मॉल टी, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकती है, होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है टॉल के लिए, होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है डॉर्फ के लिए। मतलब बेटा ये तीनों पॉसिबिलिटीज बनती है उन लोसाइस के ऊपर। बट क्या आपको ये नहीं समझ में आया कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, इस सब को देखने के बाद में अगर मैं ये क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी अलिल, ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी अलिल ऑफ ए कैरेक्टर ठीक है प्रेजेंट in a diploid and haploid cell. Now this is very interesting simple question. तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं अगर मैं पिक्यूलियरली आपको सिर्फ डिप्लॉयड सेल के बारे में पूछूंगा तो किसी भी एक जीन के कितने अलिल डिप्लॉयड सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब 2n सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। हाउ मेनी अलिल ऑफ सेम जीन, ये बहुत आसान है। सो डेफिनेटली बेटा हमको हमेशा है ना किसी भी, ना बेटा ना 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 ना, ये देखो ये हमें समझना है कि देखो अगर आपके पास में 2346 क्रोमोसोम है, इसका मतलब आपके पास 23 पेयर है। तो कोई भी जीन सिर्फ किसी एक होमोलॉगस पेयर पे प्रेजेंट होगा, ना कि 23 पेयर्स के ऊपर। तो बेटा अगर डिप्लॉयड क्रोमोसोम है तो किसी भी एक जीन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे ह्यूमन बीइंग का सेल है और इसमें ये 21st मतलब 21वां क्रोमोसोम का पेयर है, 21वां क्रोमोसोम का पेयर है। तो बेटा किसी भी इंसान में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जीन के कितने अलील हो सकते हैं? ऑब्वियसली एक अलील मैटरनल साइड पे होगा और एक पैटर्नल क्रोमोसोम पे होगा, मतलब किसी एक भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे ऊपर होता होगा। इसीलिए जो आंसर आता है इट ओनली ऑलवेज हैव अ टू अलील ऑफ ए कैरेक्टर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द प्रेज थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक मैटरनल क्रोमोसोम पे होगा एक पैटर्नल क्रोमोसोम पे होगा, बट वो एक ही पेयर होगा जो होमोलॉगस है, बाकी के पेयर है ना इससे डिफरेंट होंगे, उनके ऊपर हाइट का जीन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारे 23 क्रोमोसोम 23 अलग अलग जो क्रोमोसोम है वो 23 अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, तो हमारा कोई एक जीन किसी एक ही पॉसिबल क्रोमोसोम के ऊपर हो सकता है, समझ रहे हो? जैसे कि हमें जो डिसीज होता है फेनिलकीटोन्यूरिया, ठीक है, अब उसका जीन किसी न किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, यस और नो। जैसे कि 11वां क्रोमोसोम 11th क्रोमोसोम के ऊपर ही हो सकता है। ठीक है, सो दैट यू हैव टू कंसीडर दैट कि किसी भी इंडिविजुअल में, इंसान में, ऑर्गेनिज्म में, स्पीसीज में जो भी डिप्लॉयड होते हैं उनमें किसी भी जीन के दो ही अलील होंगे, टू अलील एट अ टाइम। या तो सिमिलर हो सकते हैं जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, या तो बेटा डिसिमिलर हो सकते हैं जैसे कि ये है। अगर सिमिलर है तो फिर मैं उसको होमोजाइगस कंडीशन कहूंगा, अगर डिसिमिलर है तो उसे मैं हेटेरोजाइगस कंडीशन कहूंगा। इज इट क्लियर? यस और नो? यस, है ना, ये नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल चीज। तो है ना, अगर आपको बात समझ में आती है तो बेटा हैप्लॉइड के लिए आपका क्या आंसर होगा फिर? किसी भी हैप्लॉइड सेल जो कि एन होगा उसमें या तो बेटा पैटर्नल क्रोमोसोम जाएगा या तो मैटरनल क्रोमोसोम जाएगा। इसका मतलब किसी भी जीन का
है ना, सिर्फ एक ही अलील, वन अलील ऑफ ए कैरेक्टर। ठीक है, एक अलील जो होता है, इसीलिए देखो अगर हम बोलते हैं ना हैप्लॉइड गैमेट, सो इफ वी से हैप्लॉइड गैमेट, तो डेफिनेटली बेटा हमें ये समझ में आता है कि किसी भी हैप्लॉइड गैमेट के ऊपर एक ही अलील प्रेजेंट होगा। दैट्स इट, दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग। सो गैमेट ऑलवेज हैव अ सिंगल एलील ऑफ ए क्रोमोसोम। अभी यहाँ पे हैप्लॉइड का मतलब डेफिनेटली बेटा मोनोप्लॉइड है, एन है। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। यस, यस सर। ठीक है, तो ये डेफिनेटली बेटा बहुत ही सिंपल और नॉर्मल चीज है, वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर, वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर। ठीक है, वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर। यस, ओके, लेट्स सी द डिफरेंट थिंग्स। इसका सीधा मतलब बेटा हैप्लॉइड का क्या मतलब है, मैंने आपको समझा के रखा है। हैप्लॉइड का मतलब होता है वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। हर बेटा सेल में, एनी हैप्लॉइड सेल, जब भी हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल में बेटा हमेशा सिर्फ, है ना, एक ही क्रोमोसोम होगा, वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। ठीक है, वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। मतलब अगर आपके पास 23 पेयर थे, तो बेटा गैमेट में, स्पर्म में, एग सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आएगा, 23 पेयर का एक। ठीक है, और हर एक क्रोमोसोम अलग अलग है, उनके ऊपर अलग अलग जीन मौजूद है, एक जैसे नहीं है। मतलब अगर आप 21वें क्रोमोसोम को अपने पहले क्रोमोसोम के साथ कंपेयर करोगे, तो उन दोनों में बेटा प्रॉपर डिसिमिलैरिटी है। ठीक है, सारे ही क्रोमोसोम एक जैसे नहीं होते। सो वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, दैट इज व्हाट द पॉइंट। ठीक है, और जब भी हम लोग डिप्लॉइड बात करेंगे, कभी भी अगर हम लोग डिप्लॉइड सेल ये वर्ड यूज करते हैं, तो डेफिनेटली बेटा वहां पे होंगे टू क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। ठीक है, सो वी हैव द टू क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप इन अ डिप्लॉइड सेल। ऐसा ही अगर मैं कहते चला जाऊं, अगर मैं ट्रिप्लॉइड सेल लूंगा, ट्रिप्लॉइड, तो बेटा ट्रिप्लॉइड सेल में क्या होगा, थ्री क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप यू विल फाइंड। इसका मतलब एक ही जीन के तीन तीन अलील बेटा पॉसिबली आपको देखने को मिलेंगे इन ट्रिप्लॉइड। अच्छा, मैं अगर पेंटाप्लॉइड सेल लेता हूँ, एक पेंटाप्लॉइड सेल लेता हूँ, तो उसमें बेटा एक ही जीन के कितने अलील पॉसिबली अवेलेबल हो सकते हैं? तो आंसर है बेटा 5। बिकॉज जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ाते चले जाओगे, उतना बेटा, है ना, नंबर ऑफ अलील्स बढ़ते चले जाएंगे। दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अलील्स ऑफ ए जीन। यस, ये बहुत आसान है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे, यहाँ एक बहुत सादा सा पॉइंट लिखते हैं कि एवरी अलील, नाउ अंडरस्टैंड दिस, every allele is a gene, every allele is a gene, but all the genes, all the genes may or may not be allele, may or may not be allele। मतलब ये जरूरी नहीं है बेटा दुनिया में जितने भी अलील प्रेजेंट है, ठीक है, जितने भी अलील प्रेजेंट है, डेफिनेटली बेटा, है ना, वो सारे के सारे डिफरेंट एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेस नहीं होते। कुछ कुछ जीन है, उनका सिर्फ एक ही फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है, जस्ट सिंगल फॉर्मेट। जैसे देखो, मैं आपको एक बहुत सादी बात बताता हूँ, रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन, या मेरे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज,
वो वाला डीएनए पॉलीमरेज हम सब जितने भी ह्यूमन बीइंग है दुनिया भर के निकाल लेंगे, सब में एक जैसा है, सब में एक जैसा ही है, क्योंकि उसका मेन काम है डीएनए रेप्लिकेशन करना। अब वो हर जगह पे वैसा ही एक्सप्रेस होता है और उसका वही एंजाइम बनता है, उस जीन का काम ही है वो ऐसा एंजाइम बना, वो एंजाइम का काम है डीएनए को रेप्लिकेट करो। तो बेटा ये एक बहुत ही इसेंशियल एंजाइम है सेल का। तो बेटा इसके कोई अलील वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, खास करके जितने भी रेगुलेशन, सेल के रेगुलेशन में काम करने वाले जितने जीन हैं उनके कोई अलील नहीं है। they are the single one, they express only the same way in all the way। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। सो एवरी अलील इज अ जीन, एवरी अलील इज अ जीन। अलील तो जीन के ही टाइप होते हैं, बट जरूरी नहीं बेटा ऑल द जीन्स आर अलील्स हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मैंने जैसे लास्ट क्लास में ये स्टेटमेंट भी आपको बताया था, ये वाला ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। इसका मतलब बेटा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि डीएनए का कुछ पोर्शन जो है जीन जैसा काम कर सकता है, और है ना कुछ जीन जो है वो अलील के फॉर्मेट में होते हैं, वो अलील्स दिखाते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस भी देते हैं फॉर द सेम लुक साइड। ठीक है, सो बट ऐसा उल्टा नहीं बोल सकते कि ऑल द अलील्स आर जीन्स या ऑल द जीन्स आर डीएनए, ये नहीं बोल सकते। ठीक है, ये हम लोग डेफिनेटली बेटा है ना समझना है, करेक्ट बोला कि गलत बोला, किसी ने भी टोका नहीं, है ना। ऑल द अलील्स आर जीन, यस हम ये बोल सकते हैं। ऑल द जीन्स आर डीएनए, यस हम लोग ये बोल सकते हैं, यस और नो। बट हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल द डीएनए इज अ जीन, नहीं, या ऑल जीन्स आर हैव अलील, ये भी नहीं कह सकते। सो दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। ये ऊपर स्टेटमेंट भी लिखे हुए हैं, तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन फॉर दिस रिगार्डिंग। ठीक है, सो पक्का है, डीएनए के ऊपर कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स को जीन कहता हूँ, और है ना कुछ जीन होते हैं जैसे कि रेगुलेटरी जीन, उसका कोई अलील वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सिंगली एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पे बेटा इसी के बेसिस पे पेयर है ना, पेयर, जब भी हम डिप्लॉयड सेल देखेंगे, इन ए डिप्लॉयड सेल, इन ए डिप्लॉयड सेल, ठीक है, द फॉलोइंग कंडीशंस विल अपीयर, है ना। अगर किसी आप डिप्लॉयड सेल को देखोगे तो बेटा ये कंडीशन आ सकती है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लैशबैक में जाए तो अगर हम लोगों ने ये पढ़ा है, देखो बेटा ये है एक क्रोमोसोम यहाँ पे, ठीक है, और ये एक क्रोमोसोम है यहाँ पे। आप जानते हो कि मैं इन दोनों को, है ना, अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम अगर है, तो इन दोनों को मैं क्रोमैटिड कहूंगा, बट इनको मैं बोलूंगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सो दे आर कॉल्ड एज द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इनको मैं बोलता हूँ दे आर द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, ये होमोलॉगस पेयर है। मान लेते बेटा ये हमारे ह्यूमन बीइंग के सेल से निकाला हुआ पहला ही क्रोमोसोम का पेयर है। ये मदर से आया आपके अंदर, ये फादर से आया, बट ये नंबर 1 क्रोमोसोम है, ये भी नंबर 1 क्रोमोसोम है। आपकी सेल की बात करते हैं, आपके ही सेल का बेटा पहला क्रोमोसोम निकाला, तो बेटा क्या पहला क्रोमोसोम और आपके ही सेल का बेटा सेकेंड क्रोमोसोम जो है वो एक ही जैसे होंगे क्या? नहीं। ठीक है, ये आपका बेटा सेकंड क्रोमोसोम है, ये आपका पहला क्रोमोसोम है, और हमेशा बेटा पहला क्रोमोसोम सेकंड क्रोमोसोम से बड़ा होता है। अगर मैं थर्ड क्रोमोसोम ड्रॉ करूं तो थर्ड क्रोमोसोम इज अगेन वेरी स्मॉलर देन द एन फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। आपको पता है हमारे क्रोमोसोम को हम नंबर कैसे देते हैं? हम लोग उनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, मतलब जो पहले नंबर पे वो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है। आर यू गेटिंग और नॉट? यस और नो? तो बेटा साइज ही वेरी करती है, तो बेटा उनके ऊपर जो जीन लोकेटेड है वो भी है ना डिफर करते हैं। यस और नो? मतलब अगर मैं कहूं कि आई कलर का जीन थर्ड क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे है, तो बस यहाँ पे है, दोनों पे ऊपर होगा, तो वो सेकंड क्रोमोसोम के ऊपर आई कलर का जीन नहीं है, पहले क्रोमोसोम के ऊपर आई कलर का जीन नहीं है। इसका मतलब अलील और जीन हैव अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। बराबर? आपको बात समझ में आती है क्या? यस और नो?
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हम लोग बोलते हैं अगर ये वाला जो क्रोमोसोम होता है ना, ये अगर एक ही सेंट्रोमियर पे अटैच होता है तो बेटा इनको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसका टेट्राएड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये अभी भी होमोलॉगस पेयर ही तो है। दिस इज द होमोलॉगस पेयर। तो बेटा ये वाला जो एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड होते हैं उनको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। बट बेटा अगर एक होमोलॉगस पेयर है और उसमें ये वाला क्रोमेटिड अब दिस क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमेटिड इधर वाला, ठीक है, इनको अगर आप देखोगे इन दोनों को तो बेटा ये नॉन सिस्टर है। मतलब होमोलॉगस जो पेयर होता है उनके क्रोमेटिड्स को हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं उनको मैं सिस्टर क्रोमेटिड कहता हूँ। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब है कि द क्रोमेटिड विच आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम अटैच्ड बाय सेंट्रोमियर। जब मियोसिस होगा तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। बात क्लियर है? अरे हमने यही पढ़ा होगा ना सेल साइकिल, सेल डिवीजन में। ये तो माइटोसिस मियोसिस वाला चक्कर है। डायड में ही आपको सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। सो इन एवरी ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्रीजिंग हाइट। यस, इसी को हम कैरियोटाइप बोलते हैं। सर जो आपने बनाया उसमें एक ही मतलब दिखा है सर। हाँ बेटा, जब वो डिवाइड होना होता है तो ही बेटा आपको सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब उसको डिवाइड नहीं होना है या डिवाइड हो चुका है तो बेटा उसमें आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। हम लोग दो टर्म क्यों यूज करते हैं, मोनैड और डायड। मैं कब से यूज कर रहा हूं, मैंने इसको मोनैड कहा। अगर एक क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर है तो इसे मैं मोनैड कहता हूं। अगर एक सेंट्रोमियर दो क्रोमेटिड है तो इसे मैं डायड कहता हूं। और डायड का जो पेयरिंग होता है इसे मैं टेट्राएड कहता हूं। यस, रिकॉल करो बेटा, सेल साइकिल, सेल डिवीजन 11th का चैप्टर रिकॉल करो। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है कि अगर ये क्लियर है तो ही बेटा आपको होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोलॉगस ये समझ में आता है। यस और नो? क्या ये क्लियर है? किसी को भी डाउट है पूछ लो, रिपीटेडली पूछो, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर ये नहीं आएगा तो बेटा हम लोगों को डेफिनेटली कभी भी क्रॉसिंग ओवर वगैरह समझ में नहीं आएगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आएगी। सारा अलील वगैरह का खेल यही है। व्हाई नॉट, आई विल रिपीट इट, व्हाई नॉट। बहुत सिंपल है। आपके अंदर बेटा, आपके अंदर अगर ये सिर्फ बेटा इस तरह से 23 डीएनए है, अब मैं सब ड्रॉ तो नहीं कर सकता। जब ये डिवाइड होना चाहेगा या तो कंडेंस हो जाएगा, ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, तो बेटा इस तरह से ये बना देगा क्रोमोसोम। बट इसको मैं मोनैड कहता हूँ। मोनैड में क्या होता है, एक ही बेटा सेंट्रोमियर है, दिस इज अ सेंट्रोमियर। और इस एंड से लेकर इस एंड तक का जो है ना, जो लेंथ वाइज जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड। सो दिस इज अ क्रोमैटिड और इसको मैंने मोनैड कहा। दिस इज अ मोनैड। ठीक है, बट बेटा ये वाला जो डीएनए है, मान लेते बेटा ये फादर से आपके अंदर आया है, बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट डीएनए आपके मदर से भी आपके अंदर आया है। जो इनको बेटा मैं दोनों को पेयर में अरेंज कर देता हूँ। ये देखो, ये पेयर में अरेंज हो गए दोनों। तो ये क्या है बेटा, एक मोनैड है जो मैटरनल है, ये भी एक मोनैड है, एक पैटर्नल है। बट क्योंकि दोनों एक जैसे ही क्रोमोसोम है, यहाँ पे अगर बेटा मैंने कहा ना, अगर हाइट का जीन है तो यहाँ पे हाइट का ही जीन है। यहाँ पे बेटा अगर बेटा फ्लावर कलर का जीन है तो यहाँ फ्लावर कलर का जीन है। यहाँ लीफ के शेप का जीन है तो यहाँ लीफ के शेप का जीन है। यहाँ बेटा फ्रूट के शेप का जीन है तो यहाँ पे फ्रूट का। मतलब
ये दोनों ही यहां से लेकर इस एंड से लेकर इस एंड तक ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे ही है, मतलब उनके ऊपर हर एक लोकेशन प्रॉपर वही जीन है। तो ये बिल्कुल एक जैसी दो जीन हो गए, बस फर्क इतना है कि आपके अंदर ये वाला क्रोमोसोम मैटरनल साइड से आया है और ये पैटर्नल साइड से आया है। ये एग सेल का था और ये बेटा स्पर्म सेल्स का था। तो इनको मैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक ही जैसी है, इनके हर एक लोकस के ऊपर बेटा सेम एक्सप्रेशन दिखता है, इसीलिए होमोलॉगस, लॉगस मतलब क्या हो गया, लोसाई, एक जैसे लोसाई वाले क्रोमोसोम, तो इसको मैं होमोलॉगस कहता हूं। यस और नो? बराबर, आप पहचान लोगे, अलग अलग इसमें भी पहचान लोगे इनको। बट ये मोनैड है, और मोनैड है तो इन दोनों को ही हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, नॉन सिस्टर। बट होता क्या है, बिफोर दी सेल डिवीजन ये डीएनए जो है अपनी कॉपी बना लेता है स्पेस में। जब ये फाइनल कंडेंसेशन करता है तो एक्चुअली ऐसा दिखाई देगा आपको। यस, है ना, एक ही डीएनए की दो कॉपीज बनी, कंडेंस हुई तो बेटा दोनों डीएनए एक ही जगह चिपके हुए हैं, ये तो सेंट्रोमियर है ही, ठीक है। बट ये डायड कंडीशन है, डायड कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है बेटा, दो दो से क्रोमैटिड है, ये वाला एक क्रोमैटिड है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एक क्रोमैटिड है यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों को, क्योंकि वो एक ही मदर डीएनए से आए हुए हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। यस और नो? अरे समझ रहे हो? यस। तो मोनाड से डायड कैसे होता है? अरे डायट कैसे होता है, सर दो डीएनए है ना भाई, जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो एक ही डीएनए की दो कॉपीज बनी। एक ही डीएनए का अगर कंडेंसेशन बंद होता तो मोनैड बन जाता, बराबर है। हाँ अब दो डीएनए एक दूसरे को चिपके हुए थे, उनका बेटा कंडेंसेशन एक साथ हुआ तो डायड बन गया। वन डीएनए विल फॉर्म वन क्रोमैटिड, अंडरस्टैंड दिस। वहां तो दो डीएनए एक दूसरे से चिपके हुए हैं जो अभी अभी कॉपी हुआ है, ठीक है। तो क्या बनेंगे, दो क्रोमैटिड बनते हैं जो कि सेंट्रोमियर पे अटैच रहते हैं। यस, और जब एनाफेज आएगा ना, एनाफेज, तब जाके एक दूसरे से टूटते हैं, दूर होते हैं। यस, सर, लेकिन एक मैटरनल से आया, पैटर्नल से आया ना डायड में भी, मतलब उसका ही तो लेकिन क्या, लेकिन नहीं, क्वेश्चन सही पूछिए। लेकिन जो होता है इसका मतलब तो अपना ख्याली पुलाव पका रहा है, लेकिन नहीं होता। बेसिक क्या है, लेकिन क्या है, मैंने ऑब्जर्व किया, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं एक क्रोमोसोम को इन अ मेटाफेज स्टेज, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में हाईली कंडेंस्ड आता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि क्रोमोसोम मुझे डायड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज व्हाट द सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। सो बेसिकली मुझे यही समझना है कि जब भी मैं किसी भी डिवाइडिंग सेल को देखता हूँ मेटाफेज स्टेज में बेटा, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम दोनों ही डायड कंडीशन में ही होते हैं। तो ये हो गया एक्चुअली होमोलॉगस पेयर इन ए मेटाफेज, ठीक है, इन ए मेटाफेज, होमोलॉगस पेयर इन ए मेटाफेज, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, ये दोनों ही है ना, ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड, है ना, पेयर ऑफ टू डायड, दो डायड का पेयर दिखाई दे रहा है, बाइवैलेंट। ये वर्ड आपने शायद पढ़ा होगा यार, सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर। टेट्राड, अब ये टेट्राड का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये वाला जो है ये और ये एक ही डीएनए की दो कॉपीज है, ये वाला बेटा है ये भी एक ही डीएनए की दो कॉपीज है, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है ना, ये दोनों मैटरनल वाले हैं, ये दोनों पैटर्नल वाले हैं। मेरे लिए ये मैटरनल क्रोमोसोम है और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है,
जब टूटेंगे तो मोनैड बनेंगे, ठीक है, जब टूटेंगे तो मोनैड बनेंगे, है ना। डायड में 2 क्रोमेटिड 1 सेंट्रोमियर होता है, मोनैड में 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमेटिड होता है। बात क्लियर है? सही बोला क्या मैंने? डायड में 1 सेंट्रोमियर 2 क्रोमेटिड, 1 सेंट्रोमियर 2 क्रोमेटिड, मोनैड में 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमेटिड, ठीक है। आप चाहे डायड का पेयर करो, आप चाहे मोनैड का पेयर करो, मैटरनल पैटर्नल, फिर भी उन दोनों को ही होमोलॉगस पेयर ही कहूंगा मैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे 4 कॉपीज है बेटा सेम डीएनए की, यस और नो, 4 कॉपीज ऑफ द सेम जीएनए। सिस्टर की 2 कॉपीज यहाँ पे, सिस्टर की 2 कॉपीज, तो बेटा 4C कंडीशन है। दिस इज अ 2n and 4C कंडीशन। अगर आपको ये नहीं आता है, इसका मतलब आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन को अभी तक समझा ही नहीं है। करेक्ट है? दिस इज अ 2n and 4C कंडीशन। जब एनाफेज होगा तो आपको ये कंडीशन मिलेगी, सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, यस और नो। पक्का है? तो बेटा ये हमारा पॉइंट ही नहीं है, हमें तो ये समझना है कि अगर हम एक होमोलॉगस पेयर लेते हैं, पॉइंट क्या है हमारा, इफ वी टेक अ होमोलॉगस पेयर, अगर हम एक होमोलॉगस पेयर लेते हैं, क्या उनके ऊपर जो अलील प्रेजेंट होंगे वो हमेशा सेम होंगे क्या? यही तो पॉइंट है। ये सर नो, क्या ये मिटा दूं बेटा मैंने, ये मिटा दूं क्या? कैरियोटाइप अरेंज करने का मतलब होता है वरुण कि जितने भी क्रोमोसोम मेटाफेज कंडीशन में दिखाई देते हैं उनको उनको डिक्रीजिंग साइज में अरेंज करते चले जाना, इसी को हम लोग कैरियोटाइपिंग कहते हैं, जिससे हमें अलग अलग क्रोमोसोम दिखाई दे प्रॉपरली, क्योंकि वो साइज और शेप में जब कंडेंस होते हैं तो वेरी करते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ वी अंडरस्टैंड दिस कि किसी भी सेल में एक होमोलॉगस पेयर होता है। अभी होमोलॉगस पेयर का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम, ठीक है। देखो यहाँ पे नो नीड, ये अंडरस्टैंड करने के लिए है बेटा। अगर हम लोग बात करते हैं व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस वन, है ना, जब मैं होमोजाइगस, क्योंकि ये जो नोट्स है जब भी आप इसको पढ़ोगे ना तो इसका आपको फ्लो ब्रेक होगा, ठीक है। ये तो समझाने के लिए वो फ्लैशबैक लाया था मैंने, बैकग्राउंड वाला कंडीशन, क्योंकि मुझे ये है ना सिर्फ बताना था कि व्हाट इज होमोजाइगस, है ना। अब मैं होमोजाइगस को बताने के लिए पहले जो बोलता हूँ वो है होमोलॉगस। होमोलॉगस पेयर, पेयर तभी दिखेगा जब आप लोग है ना एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम को एक साथ रखते हो, तो ही आपको होमोजाइगस कंडीशन समझ में आएगी। तो होमोजाइगस का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ सिमिलर allele of a character, ठीक है, इन ए 2n डिप्लॉयड सेल। जब भी आप डिप्लॉयड सेल देखोगे तो उसमें होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा, और जब भी होमोलॉगस पेयर होंगे तो डेफिनेटली बेटा उस सेम लोसाई के ऊपर आपको एक पेयर देखने को मिलेगा। लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल टी, ये क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं दोनों क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, एंड स्मॉल टी, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। दोनों ही क्रोमोसोम के ऊपर एक ही प्रकार का अलील का मौजूद होना, इसी को हम लोग होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। इसी को बेटा हम लोग प्योर कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब मैं बोलूंगा कि ये प्लांट या ये एनिमल या ये स्पीसीज इज प्योर फॉर दिस जीन, प्योर फॉर दिस जीन, इसका मतलब है कि उसमें एक ही प्रकार का अलील दोनों ही मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। राइट नाउ द सेकंड पॉइंट इज
देखो अगर मैं ये वर्ड लिखता हूं हेटेरोजाइगस कंडीशन, नाउ हेटेरोजाइगस कंडीशन का सीधा मतलब है बच्चों प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर एलील, प्रेजेंस ऑफ द डिसिमिलर एलील ऑफ ए कैरेक्टर। अभी जब देखो, जब भी मैं ऑफ ए कैरेक्टर ये वर्ड लिखूंगा तो एक ही लोसाई के बारे में बात होती है, ठीक है, ऑफ ए कैरेक्टर इन ए टू एंड डिप्लॉयड सेल, ठीक है। और जब भी ऐसा होगा तो मैं इसे हेटेरोजाइगस कंडीशन कहता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा कैपिटल टी टॉल टी, तो इसको मैं हेटेरोजाइगस टॉल ऐसा कहूंगा इसके एक्सप्रेशन को, ठीक है, इसे मैं हेटेरोजाइगस टॉल कहता हूँ। इसके एक्सप्रेशन को मैं क्या कहता हूँ प्यारे बच्चों, होमोजाइगस टॉल। ये टॉल दिखेगा बाहर से बट अंदर से ये होमोजाइगस है। ये बेटा होमोजाइगस डॉर्फ कहलाएगा, बाहर से बेटा फेनोटिपिकली ये छोटा प्लांट दिखेगा और उसके जीनोटाइप भी बेटा स्मॉल टी होंगे, ठीक है। तो होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलती है। इनको हम लोग प्योर कॉम्बिनेशन नहीं कहते, इसको हम लोग कहते बेटा दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड, इसे हम हाइब्रिड कहते हैं या इसे हम लोग इम्प्योर कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाइब्रिड और इम्प्योर। बट ये जो तीसरी चीज है ये शायद आपको चीजों को अच्छे से समझाए। यहाँ पे बात करते बेटा हेमीजाइगस कंडीशन। नाउ ये क्या हो सकता है, यहाँ पे लेते हैं बेटा उदाहरण के लिए प्रेजेंस ऑफ single allele of a character in a 2n cell। अब एक 2n सेल में बेटा प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील, एक ही एलील का प्रेजेंस होना, ठीक है, ये जो चीज है इसको मैं हेमीजाइगस कंडीशन कहता हूँ। नाउ फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू व्हाट इज दैट। बेटा कोई भी ह्यूमन बीइंग मेल ले लो, मेल में ये आपको दिखाई देगा। मेल में क्या होता है, अब मैटरनल साइड से बेटा किसी भी बच्चे में, जो लड़के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, मैटरनल से ये बेटा नोट्स आपको मिलने वाले हैं। सो देखो मुद्दा यहाँ पे है मैटरनल साइड जो होता है उस पे आपको बेटा समझना है कि आपके पास एक्स क्रोमोसोम ही आया फ्रॉम योर मदर, बट पैटर्नल साइड से आपके पास में वाई क्रोमोसोम आया। तो अगर हम आपके मदर से जो आपके पास में एक्स क्रोमोसोम आया है तो वो बहुत बड़ा होता है एक्स क्रोमोसोम लाइक दिस, ठीक है। और जो वाई क्रोमोसोम बच्चों, वाई क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा छोटा होता है। ये जो ऊपर वाला आर्म है ये छोटा होता है। और सबसे मजेदार बात ये है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है, हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट ए वाला है तो यहाँ पे भी ए वाला ही होगा, यहाँ पे अगर बी वाला है तो यहाँ पे बी वाला होगा, यहाँ पे अगर सी वाला है तो यहाँ सी है, यहाँ बेटा डी है तो यहाँ, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम का, सेंट्रोमियर के नीचे वाला पोर्शन, ये बेटा कंप्लीटली होमोलॉगस है। होमोलॉगस इसीलिए है क्योंकि इस साइड में जो भी जीन प्रेजेंट है सेम टाइप के जीन इधर प्रेजेंट है, यस। बट ये वाला जो पोर्शन है इधर बेटा, अगर सपोज 1 नाम का जीन है, यहाँ पे बेटा 2 नाम का जीन है, यहाँ पे बेटा 3 नाम का जीन है, यहाँ पे 4 ये वाले जीन प्रेजेंट है 1 2 3 4, ठीक है। बट ऑन द वाई क्रोमोसोम यहाँ पे बेटा अलग ही प्रकार के जीन प्रेजेंट है जो कि सिर्फ मेल में होते हैं, जैसे कि हाइपर ट्राइकोसिस का जीन यहाँ पे है बेटा, या तो SRY जीन यहाँ पे है बच्चों। इसका मतलब है जो मेलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल वाले जीन है बस इतने ही पोर्शन पे हैं। तो अगर हम इन दोनों ही क्रोमोसोम को कंपेयर करते हैं तो बेटा अगर ये ऊपर वाला पोर्शन अगर देखूंगा मैं, ठीक है, अगर ये ऊपर वाला पोर्शन बेटा अगर मैं देखता हूँ, ये वाला ऊपर वाला अबव द सेंट्रोमियर वाला पोर्शन देखता हूँ, तो बेटा क्या ये मैच हो रहे हैं क्या पेयर में, ऊपर वाले क्रोमेटिड मैच हो रहे हैं क्या, नहीं। तो इनको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोलॉगस, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोलॉगस इन द सेम पेयर। आधा होमोलॉगस पेयरिंग है, आधा नॉन होमोलॉगस पेयरिंग है,
क्योंकि इधर वाले जीन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बेटा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ये डिफर करता है, ठीक है। और ये दोनों है एक ही जैसे हैं। मैं इनको एक कलर में दिखा देता हूँ, दिस आर द सेम कलर, बट ये वाला जो पोर्शन है बेटा डेफिनेटली ये डिफर करता है, ठीक है। अब बेटा किसी फीमेल को लोगे, मतलब यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स बैठी है हमारे क्लास में, उनसे अगर हम क्रोमोसोम आइसोलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उनसे अगर हम लोग क्रोमोसोम आइसोलेट करेंगे तो डेफिनेटली बेटा उनके केस में सेम हमको ये चीज देखने को मिलेगी। यू विल फाइंड दिस केस, ठीक है। मैं यहाँ पे बेटा इसको हटा देता हूँ, यहाँ ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये कट जाएगा। तो जो फीमेल्स है, जो गर्ल्स है, उनमें डेफिनेटली बेटा दोनों एक्स क्रोमोसोम है, मतलब इनमें परफेक्ट बेटा हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो बिल्कुल इधर भी होगा बेटा ए बी, होमो या हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, डी ये होगा। इधर जो चीज प्रेजेंट है बिल्कुल बेटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सेम वही जीन बेटा इस साइड भी होंगे। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा एंड टू एंड देखोगे तब भी बेटा ये दोनों होमोलॉगस है, क्योंकि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। तो इन केस ऑफ द फीमेल द एंटायर दिस है ना, सेंट्रोमियर का नीचे का ये जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, ये पोर्शन बिल्कुल एक जैसा ही है। और ऑब्वियसली बेटा सेंट्रोमियर के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, ये बिल्कुल एक जैसा है। तो बोथ आर द एक्स क्रोमोसोम्स। या तो बेटा अलील का होमोजाइगस कंडीशन है या तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कान खोल के आराम से जवाब दो, है ना, बड़ा ध्यान से जवाब दो। मैं पूछूंगा कि ये दोनों एक्स क्रोमोसोम में ए नाम का जो जीन है वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? तो कैपिटल ए इधर है, कैपिटल ए इधर है, तो आंसर क्या होगा बेटा? इट इज द होमोजाइगस कंडीशन। बट बेटा सेम चीज मैं बी जीन के लिए पूछता हूं तो ये कंडीशन कैसी है? इट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। यस और नो? बराबर। चलो मैं पूछता हूँ, ये जो 4 नाम का जीन है दोनों तरफ मान लेते हैं सेम ही है, तो बेटा ये मान लेते हैं या होमोजाइगस हो सकता है या तो हेटेरोजाइगस हो सकता है। बट बेटा अगर मैं मेल में यही क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ये 4 नाम का जीन आया है तो ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? तो आप बोलोगे सर हेमीजाइगस है। क्यों सर? वो उसका जो पेयर है ना दूसरा वाला वाई, उस पे है ही नहीं है जीन। आपको बात समझ में आती है क्या? जाइगस मतलब पेयर होना चाहिए, जाइगस जाइगोट, जाइगो इज अ पेयरिंग, यू नो। ना होमोजाइगस है ना हेट्रोजाइगस है। हाइपरट्राइकोसिस का जीन हमेशा है ना, ये हेमीजाइगस होगा। हेमी क्यों है? क्योंकि आधा ही है, दोनों पे प्रेजेंट होता ही नहीं है। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? आसान है यार ये। What is the meaning of hemizygous? Presence of a single allele, although 2n कंडीशन है। 2n कंडीशन होने के बावजूद, डिप्लॉइड सेल होने के बावजूद एक जीन का बस एक ही एलील मौजूद है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। अगर आप इसको इसके कंपैरिजन करो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस से, तो आपको समझ में आ जाएगा यार, क्योंकि हमेशा पेयरिंग होगा, दोनों पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे, तो डेफिनेटली बेटा दोनों ही अलील एक ही जीन के मौजूद होंगे, चाहे एक जैसे या तो अलग अलग। एक जैसे है तो होमोजाइगस, अलग अलग जीन के अलील मौजूद है, एक ही जीन के 2 अलील, तो बेटा मैं हेट्रोजाइगस कहता हूँ। बट अगर बेटा एक ही अलील मौजूद है दूसरा है ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा है ना, जो डीएनए जो क्रोमोसोम है बेटा वही मैच नहीं कर रहा है, नीचे साइड में मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी सी डी नीचे वाले होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहे हैं क्योंकि होमोलॉगस पेयरिंग दिखती है। बट बेटा जो वाई क्रोमोसोम का जो ऊपर अपर आर्म है वो एक्स क्रोमोसोम के अपर आर्म से मैच ही नहीं कर रहा, डिफर कर रहा है। तो हाइपरट्राइकोसिस का जो जीन है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे ही है, SRY जीन है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे ही है, इसीलिए बेटा ये हेमीजाइगस कंडीशन है। कलर ब्लाइंडनेस, ये डिसीज आपने सुना होगा, कलर ब्लाइंडनेस ये आपने डिसीज सुना होगा।
कलर ब्लाइंडनेस। बेटा कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स क्रोमोसोम के इस पोर्शन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जहाँ पे 3 लिखा है, मान लेते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। तो बेटा कलर ब्लाइंडनेस का जीन हमेशा किसी भी मेल में एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, दो नहीं हो सकता, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ही नहीं होता, वो हमेशा एक्स पे ही होता है। तो बेटा कलर ब्लाइंडनेस का जीन इज हेमीजाइगस फॉर अ मेल ह्यूमन। यस इट इज। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? कुछ तो हाँ ना कुछ तो बोलो। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल सर समझ जो में आना चाहिए। हाँ बोल। सर जो नॉन होमोलोगस है उसमें हो हेट्रो नहीं तो होमोजाइगस होता है सर, मतलब क्या? जो सर जो नॉन होमोलोगस जीन है उसमें हेट्रो या अरे यार होमोजाइगस बरोबर बोलो, जीन। बरोबर बोलो। अगर मैं तेरे जैसा बोलूंगा तो कोई आगे बच्चा कुछ समझेगा क्या? सही स्टेटमेंट बोलो। तुझे क्वेश्चन क्या है, सही बोलो, सही से पूछो। सर जो नॉन होमोलोगस सब पेयर है क्रोमोसोम के, हाँ सर उसमें होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस जीन हो सकता है? कैसे नहीं होगा ना, अलील अलील अलीलिक पेयर नहीं होगा। हाँ सर। हाँ, ओके। हाउ इट इज डिसाइडेड दैट द allele is shown or not? क्या क्वेश्चन है? How it is decided that the allele is shown or not in a hemizygous part? No, we don't decide it. We just study separately the X chromosome and Y chromosome. And definitely हमें जब Y chromosome पढ़ेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा how it is decided that the allele is shown or not in hemizygous part. क्वेश्चन सही नहीं है बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेम करो। तुम क्या पूछना चाहते हो? देखो फिनोटाइप में एक्सप्रेस कैसे होगा? ऑब्वियसली बेटा डोमिनेंट है कि फिनोटाइप में तो रिसेसिव है? दोनों ही अलील एक्सप्रेस होंगे। अगर कोई दूसरे को सप्रेस करने वाला मौजूद नहीं है तो वो अपना अपना एक्सप्रेशन करेंगे। मैं एक सादा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग शायद समझ जाओ। Why color blindness is more common in male than in female? क्वेश्चन समझा क्या? ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। Why color blindness disease is more predominant in male than in female? Because Y क्रोमोसोम कभी बेटा उसके ऊपर जो डोमिनेंट कलर ब्लाइंडनेस का कभी नहीं रहा, Y क्रोमोसोम पे होता भी नहीं है। तो बेटा अगर कलर ब्लाइंडनेस डिसीज का जीन अगर वहां पे आ गया रेसेसिव फॉर्मेट में, तो वो 100% मेल में डिसीज कराएगा ही कराएगा। सर तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसी के लिए ये बेसिक है कि आपको हेमीजाइगस कंडीशन समझ में आनी चाहिए। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं आप सबसे, सारे बच्चे है ना, यहाँ पे जितने भी 45 मेंबर्स है, तो बच्चों यहाँ नोटिस करो, मुद्दा ये है कि अगर मैं ये बोलूं हेमीजाइगस ये कंडीशन आपको कब देखने को मिलेगी? जब होमोलॉगस पेयरिंग हो कंसीडर करेंगे तब, या जब नॉन होमोलॉगस पेयरिंग कंसीडर करेंगे तब? क्या आंसर होगा? नॉन होमोलॉगस ओनली, करेक्ट है। जब मैं नॉन होमोलॉगस देखूंगा तभी हेमीजाइगस बोलूंगा, क्योंकि हेमीजाइगस कंडीशन होमोलॉगस में आ सकती है क्या? नो 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 नो, होमोलॉगस में नहीं आएगा, है ना। कैपिटल ए इधर है, इधर भी है, कैपिटल बी इधर है, स्मॉल बी इधर है, तो बेटा या तो होमोजाइगस है या तो हेट्रोजाइगस है। मैंने यहाँ पे करके दिखाया। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस आपको देखने को मिलेगा, बट जब नॉन होमोलॉगस है ना, एक्स और वाई के बीच में हम लोग देखेंगे तभी मुझे हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है। इसीलिए उस दिन बोल रहा था ये चैप्टर को समय लगता है और मैं समय लूंगा, बट आपका क्लैरिटी आना चाहिए। आप बोलोगे सर यस आई एम क्लियर, वी आर क्लियर, देन वी विल मूव अहेड। अदरवाइज आपको पहले तो बेसिक्स बहुत अच्छे से आने ही चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो बताओ बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में क्या होगा, मैं क्या लिखूंगा एग्जाम्पल यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे? ठीक है, जैसे कि जीन और एलील और नॉन होमोलॉगस, यहाँ पे आएगा नॉन होमोलॉगस
नहीं, एक साथ ही लिखता हूँ क्योंकि बाद में कभी पढ़ोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ऑन नॉन होमोलॉगस आर्म, देखो ये पे क्या लिखा, नॉन होमोलॉगस आर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, समझ रहे हो? तो क्या बेटा, एक्स और वाई क्रोमोसोम में होमोलॉगस आर्म होते हैं क्या? यस और नो? एक्स और वाई क्रोमोसोम में होमोलॉगस आर्म होते हैं कि नहीं? यस। ये नीचे वाला जो ए बी सी डी वाला है, ये क्या है बच्चों? दिस आर सेम, दोनों में सेम ही है, इक्वल ही है। बट अपर वाले जो आर्म दिखाए हैं वो कैसे बेटा? नॉन होमोलॉग, वो थोड़ा छोटा होता है रे वाई क्रोमोसोम, पता है आपको? कोई पूछेगा ना स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो आप बोलना सर वाई क्रोमोसोम इज द स्मॉलेस्ट, क्योंकि ये वाला जो अपर आर्म बहुत छोटा होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? आपको पता है कि सारे जितने यहाँ मेल बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग मी, वी आर ऑल एक्चुअली, है ना, अगर देखा जाए रिलेटिवली वी आर फीमेल्स। वाई? क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी है, बस इतना पोर्शन डिफर करता है भाई क्रोमोसोम का। अगर ये वाला जीन ना हो ना इधर, SRY जीन, ठीक है, जो कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली बेटा एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम से भी कोई भी इंसान फीमेल बन सकता है। ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम इज सफिशिएंट टू डेवलप अ फीमेल, डेवलप इनटू ए फीमेल। बट वाई क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलॉगस पोर्शन है, वाई क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलॉगस पोर्शन है, वो फीमेलनेस को सप्रेस करता है, इसीलिए मेल बनता है। आर यू क्लियर? बाकी कोई भी क्रोमोसोम पहले नंबर से लेकर 22वें क्रोमोसोम तक बेटा, सब क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम है। इवन एक्स क्रोमोसोम्स आर सेम इन द मेल एंड फीमेल। इवन वाई क्रोमोसोम इज हाफ सेम इन मेल एंड फीमेल। यस और नो? है ना? तो वाई क्रोमोसोम का ये जो छोटा सा आर्म है, ठीक है, वो इतना, है ना, तरीके से बेटा काम करता है, उसके जीन्स सप्रेस करते हैं फीमेलनेस को। सो है ना, you'd all male become male. yes or no? समझ रहे हो आप लोग? तो वो कौन से जीन होंगे बेटा? सारे हेमीजाइगस है, क्योंकि हमेशा वाई क्रोमोसोम पे वो अवेलेबल होते हैं। यस? पक्का? कोई कंफ्यूजन है क्या? तो है ना, स्लोली बेटा ये हम लोग जो है चीजों को पढ़ेंगे। तो ये हो गए बेटा तीन चीजें जो मैंने आज आपको अभी बताई। वन इज व्हाट द होमोजाइगस, वन इज द हेटेरोजाइगस एंड वन इज व्हाट द हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जिनको हम लोग डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कि देखो बेटा, कैरेक्टर का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया, है ना। whose gene are present on non homologous region of X and Y क्रोमोसोम, वही जो है हेमीजाइगस होते हैं। बट अभी अगर हम लोग बोलेंगे, अगर हम ये चीज पूछते हैं कि ये क्या है भाई फिनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप, तो ऑब्वियसली बेटा फिनोटाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर। तो कोई भी एक कैरेक्टर जो होता है उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई पूछे जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइट या तो फ्लावर कलर, ठीक है, या तो बेटा उनके अलग अलग ट्रेट, ठीक है, ट्रेट भी तो फिनोटाइप है। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग यहाँ पे या बहुत सारे पॉट शेप है, ये सब कुछ है, ठीक है। सो हम लोग तो पढ़ेंगे वो, है ना। अभी देखो अगर हम लोग बात करते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप का क्या मतलब होगा बेटा? जेनेटिक मेकअप। अब ये अगर हम अंदर से देखेंगे, जेनेटिक मेकअप, ठीक है, ऑफ ए कैरेक्टर, ऑफ ए कैरेक्टर। अब हम लोग उसको इसी वे में देख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं पी प्लांट में हाइट को देखता हूं तो उसका जेनेटिक मेकअप ये हो सकता है,
ये हो सकता है या ये हो सकता है, बराबर। ये तीनों उसके जेनेटिक मेकअप है। होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डॉर्फ, यस और नो, ये जेनेटिक मेकअप होते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि अलग है थोड़ी सी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिनोकॉपी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है फिनोकॉपी। नाउ व्हाट इट इज, देखो, when different genotype, थोड़ा ध्यान से देखना, when different genotype which normally produces different genotype which normally produces different phenotype if produces, बड़ा ही है ना, ध्यान से सुनना, if produces similar expression। कितने लोगों को समझ में आ रहे भाई ये? ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस, हो सकता है एक्सटर्नल कंडीशन हो गई, ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, तब बेटा उनको हम लोग बोलते हैं फिनोकॉपी। नाउ व्हाट इज दिस यार, ये क्या चीज हो गई, मैं इसको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, सब लोग देख लो बेटा, अगर ये सपोज पी प्लांट है, उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, तो बेटा उसका क्या ट्रेट एक्सप्रेस होगा? वो प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा, कौन बताएगा? अगर जीनोटाइप कैपिटल है तो बेटा प्लांट कैसा होगा, टॉल या डॉर्फ? टॉल होगा। बोलो, साधारण बात है तब भी बोलो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, टॉल है, सबको पता है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो डेफिनेटली बेटा ये टॉल होगा। बट अगर मैं ये बोलूं स्मॉल टी है, तो क्या होगा बेटा नॉर्मल इसका एक्सप्रेशन? यस, इट्स होमोजाइगस टॉल, थैंक्स रितिका। बट बेटा देखो, स्मॉल टी होगा तो बेटा क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ये क्या बनना चाहिए बेटा, नॉर्मली डॉर्फ। बट हुआ क्या कि ये जो प्लांट है जो कि डॉर्फ बनना चाहिए था, उसके ऊपर मैंने गिबरेलिक एसिड डाल दिया। जैसे ये सीड कंडीशन में था, सीड के ऊपर बेटा जैसे ये पेड़ जो है ग्रो होने वाला था, जर्मिनेट होने वाला था, हमने गिबरेलिक एसिड से इसका ट्रीटमेंट किया और बना ये टॉल। अब देखने के लिए बाहर से दोनों ही टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। बट अगर जीनोटिपिकली देखो तो एक्चुअली ये टॉल जो है ये टॉल है नहीं, जीनोटिपिकली तो ये डॉर्फ है। अभी क्या हो गया बेटा, कॉपी, फिनोटाइप की कॉपी करी गई है बाय द डॉर्फ प्लांट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोकॉपी। आर यू क्लियर? अरे समझ रहे हो ना, है ना? यस सर। एक्चुअली नॉर्मली तो वो डॉर्फ ही होता, आप गिबरेलिक एसिड नहीं डालते तो वो डॉर्फ ही बनता कि नहीं, है कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं फिनोकॉपी। यस और नो? यस, यस। ये बहुत ही सिंपल है ना? ये अब बहुत रेयरली आपसे पूछेंगे, बट पता तो होना चाहिए ना, इसलिए बता दिया। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं, अगर हम लोग फिनोटाइप्स को सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे या होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बेटा टर्मिनोलॉजीज आएंगी, जैसे कि प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। जब भी हम एलील को देखते हैं तो यार उसमें डोमिनेंट एलील ये वर्ड आएगा। तो नॉर्मली मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर मैं कैपिटल टी लिखता हूं तो प्लांट कैसा होना चाहिए, कैसा आएगा, फिनोटाइप कैसा आएगा? वो टॉल ही आएगा, बराबर है। बट अगर मैं ये लिखता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, तब भी बेटा प्लांट टॉल ही आएगा, ऑल्दो ये हेटेरोजाइगस टॉल है, अब आप जानते हो। बट अगर इस कंडीशन को आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हो, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये प्लांट डॉर भी तो बन सकता था, बराबर है ना? क्योंकि उसमें डॉर्फनेस का भी तो अलील है, टॉलनेस का तो है ही, बट डॉर्फनेस का भी अलील है। बट हमें ये दिखा कि ना, प्लांट तो टॉल ही बना। और जब भी ये होगा, हमेशा हमने हजारों बार ये करके देखा है ना, मिलियन सब टाइप प्लांट बेटा लगा के देखे, हर बार जब भी हेटेरोजाइगस होता है तो टॉल ही बनता है। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब एक अलील एक्सप्रेस हो रहा है और दूसरा अलील एक्सप्रेस नहीं हो रहा।
तो जो अलील एक्सप्रेस होता है उसे मैं डोमिनेंट अलील कहता हूं। तो बेटा यहाँ पे डोमिनेंट अलील कौन है? कैपिटल टी इज ए डोमिनेंट अलील, और ये कौन है बेटा? स्मॉल टी इज अ रिसेसिव एलील। तो हमारे लिए स्टेटमेंट बड़ा ही सिंपल है ना? ये डोमिनेंट अलील है और ये रिसेसिव अलील है, ठीक है। तो हमारे लिए बेटा सिंपल स्टेटमेंट है, क्या है? ठीक है, डोमिनेंट का मतलब होता है विच एक्सप्रेस इन बोथ, है ना, अलील which expresses in both का मतलब एक, both in homozygous and heterozygous condition। ठीक है, तो आपको तो दिखाई दे रहा है, ये देखो अपने होमोजाइगस में तो वो अपना एक्सप्रेशन दिखाई रहा है टॉल, ठीक है। होमोजाइगस में भी एक्सप्रेशन दिखाई रहा है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है, होमोजाइगस में एक्सप्रेशन दिखा रहा है। इवन अपने हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी बेटा अपना कैरेक्टर वो जो है एक्सप्रेस कर ले रहा है, इसीलिए वो डोमिनेंट अलील है। तो आप सब लोग बेटा डेफिनेटली यू आर टू मच क्लेवर देन मी, सो यू डेफिनेटली कैन टेल मी व्हाट शुड बी द रिसेसिव। व्हाट शुड बी द रिसेसिव एलील। अभी रिसेसिव एलील का मतलब है कि देखो अगर वो स्मॉल टी है तो ही वो एक्सप्रेस हो सकता है, नो, वो तो रिप्रेजेंटेशन है। हाउ यू विल डिफाइन द रिसेसिव एलील, हाउ यू विल डिफाइन द रिसेसिव एलील, है ना? ऐसा एलील वो कब एक्सप्रेस होता होगा, ये बात, एलील in which homozygous expresses condition। only in its homozygous condition। ठीक है, जब कोई भी अलील उसके सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकता है, उसको हम लोग रिसेसिव अलील कहते हैं। मतलब हमने कोई निगेटिव बात किसी को लिखी ही नहीं, ये लिखा क्या जो बेचारा सप्रेस हो जाता है उसको रिसेसिव, नहीं, हमने ये कहा कि जो उसके होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकता है उसे हम लोग रिसेसिव अलील कहते हैं, और जो अपने होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है उसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। ठीक है, नाउ अब बेटा ये हमेशा बहुत ही सोचने वाली बात ये होती है कि व्हाट इज दिस वर्ड, ये क्या वर्ड है भाई? वाइल्ड एलील। ठीक है, वाइल्ड एलील क्या होता है? द एलील विच इज ओरिजिनल, मोस्ट कॉमन एंड डोमिनेटिंग इन ए पॉपुलेशन, उसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड एलील। जैसे मैंने आपको उस दिन सर्वे के लिए बताया था कि आपको आई कलर का सर्वे करना है, तो आपको बेटा मैक्सिमम ह्यूमन पॉपुलेशन में कौन सा आई कलर देखने को मिलेगा? तो आपको तो पता है, यू विल सी द ब्लैक आई कलर, यस और नो? बिल्कुल, है ना, विदाउट एनी डिनायल, यस और नो, है ना? तो शायद आपने ये करा भी होगा, देखा भी होगा, बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी ब्लैक आईज होती है। तो डेफिनेटली बेटा ये बहुत नॉर्मल है, वाइल्ड है, वाइल्ड एलील इसको हम लोग बोलेंगे। और मोस्टली ये वाइल्ड एलील डोमिनेंट होते हैं, ऐसा नहीं लिखा है, मैंने लिखा वो डोमिनेटिंग होते हैं, मतलब वो पॉपुलेशन में आपको ज्यादा नंबर में दिखाई देते हैं। ये क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये वाइल्ड एलील जो है डेफिनेटली बेटा, अब आपको क्वेश्चन आएगा सर अगर मान लेते हैं कि इंसान जो जब पैदा हुआ था तो उनकी आंखें ब्लैक थी, तो फिर ये ब्लू कलर, ये ब्राउन कलर, ये बर्गंडी कलर, ये ग्रीन कलर, ये आंखें आई कहां से, कैसे आ गई ये? हाँ ना, आराम से, बिल्कुल बिल्कुल, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है ना? तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा आंसर आता है म्यूटेशन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड यहाँ पे आएगा बेटा म्यूटेंट, ये वर्ड देखेंगे। ठीक है, म्यूटेंट का मतलब क्या है ना? द एलील
which arises due to mutation in the wild type. ठीक है, वाइल्ड टाइप में अगर म्यूटेशंस होते हैं और उनसे अगर जो अलील आते हैं और वो अगर टिक गए, मतलब सपोज अगर वो पॉपुलेशन में टिक गए, ऐसे भी होते हैं कुछ म्यूटेंट आते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, ज्यादा दिन टिकते नहीं, ठीक है, वो टिक गए, रुक गए, तो बेटा वो पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाते हैं, धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ता चला जाता है। मान लेते हैं एक इंसान पैदा हुआ होगा जिसकी आंखें ब्लू कलर की है, एक ही कभी तो पैदा हुआ होगा म्यूटेंट, और अचानक बेटा उसने शादी की, फिर शादी करने के बाद में, ठीक है, उनके बच्चे हैं, उनमें बेटा ब्लू कलर की आंखें आए, और आगे चल करके उनकी जनरेशन बढ़ती चली गई, और आज अच्छा खासा पॉपुलेशन उन लोगों का भी है जिनकी आंखें ब्लू कलर की होती है, ऐसा अगर मानते हैं, ठीक है। स्टिल they haven't beat this black color, but they have some existence, yes or no? You cannot deny blue colored eyes, yes or no? तो इस तरह से हम लोग ये समझते हैं कि हाँ ये म्यूटेंट है, ये म्यूटेंट है, बिल्कुल बेसिकली नॉर्मली। यस, यहाँ पे सिंपल वही है, हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे डोमिनेंट रेसेसिव वाली बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें बहुत सारे फंडे अभी पढ़ने हैं। क्योंकि देखो, देयर इज अ फंडा ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देयर इज अ फंडा ऑफ कोडोमिनेंस, देयर इज अ फंडा ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन, डुप्लीकेट इंटरेक्शन। तो इसमें है ना सिर्फ ये दो चीजों में बाइंड कर देना अलील्स को, इसमें डोमिनेंट रेसेसिव, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 3 अलील अगर है, 4 अलील है, 5 अलील है, उनके बीच में रिलेशनशिप डोमिनेंट रेसेसिव ही नहीं होगा, कोडोमिनेंस का रिलेशनशिप हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, डुप्लीकेसी का रिलेशनशिप हो सकता है, कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये सब आपको पढ़ना है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोग बेटा इतने छोटे से पॉइंट को लेके बैठ जाते हैं, बस हाँ डोमिनेंट रेसेसिव, इतना ही। जब हम लोग मेंडल के अपवाद ढूंढते हैं, एक्सेप्शंस ढूंढते हैं, है ना, तब बेटा हम लोगों को बाकी भी चीजें को समझना पड़ेगा। नाउ अगर हम थोड़ा सा अगर इसका टेक्निकल बेसिक समझना चाहते, अभी जो मैं पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ इसको बड़े ही ध्यान से आराम से समझो बेटा। अगर मैं ये कहता हूँ प्यारे बच्चों कि आप एक पॉपुलेशन में जाओगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ, म्यूटेशन की बात आई है तो देखो जनरली, ये मैं लिखूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली mutation in a functional gene, फंक्शनल जीन का मतलब अभी वाइल्ड टाइप मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, जीन रिजल्ट्स इन, क्या रिजल्ट हो सकता है, बड़ा ध्यान से समझना, रिजल्ट्स इन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, नॉन फंक्शनल जीन। ये हो सकता है कि नहीं, जरूरी है कि बेटा वो हमेशा फंक्शनल ही हो, नहीं। जनरली म्यूटेशन इन ए फंक्शनल जीन, अभी फंक्शनल जीन है, सपोज इंसुलिन का जीन है हमारे बॉडी में, अब उसमें म्यूटेशन हो गया, जनरली म्यूटेशन हो गया, फंक्शनल जीन है इंसुलिन का, उसमें म्यूटेशन हो गया। अब ये हुआ कि यार म्यूटेशन से इंसुलिन का जीन काम ही नहीं कर रहा है यार, नॉन फंक्शनल हो गया है, इंसुलिन ही नहीं बना रहा, तो डेफिनेटली बेटा उस इंसान को इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसे डायबिटीज मेलिटस नाम का डिसीज होगा, करेक्ट है कि नहीं। उसके ग्लूकोज में, सॉरी उसमें यूरिन में ग्लूकोज ही ग्लूकोज निकलेगा, टेस्टिंग में ब्लड में ग्लूकोज ही ग्लूकोज जमा हो जाएगा, यस और नो। सो दैट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज द पॉइंट, यू नो, देखो दुनिया में हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ओरिजिनल या तो वाइल्ड या तो अनमॉडिफाइड अलील, यहाँ से पॉइंट शुरू करते हैं, ओरिजिनल अलील या उसको वाइल्ड बोल रहे हैं, या तो अनमॉडिफाइड अलील ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, इसको ये हमने कह दिया। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। अब देखो बेटा ये हो सकता है, ये क्या करता है जब भी ये इट फॉर्म्स, है ना, अ नॉर्मल एंजाइम और प्रोटीन, ये नॉर्मल एंजाइम या हार्मोन बना देता है,
ठीक है। अब ये जो नॉर्मल एंजाइम है ये क्या करेगा, जब भी एक्सप्रेस होगा तो फॉर्म्स ओरिजिनल फिनोटाइप, ओरिजिनल फिनोटाइप प्रॉपर जो भी आपका फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो दिखा देगा। तो ये है बिना, अगर इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, जैसा वो पहले से जीन है वैसा का वैसा रहा, तो प्रॉपर वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा और बेटा नॉर्मल फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो तो हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस में कि ये म्यूटेंट आते कहाँ से हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, सब चीजों को मैं जवाब दूंगा। बट अगर ऐसा हुआ कि ये जो ओरिजिनल जीन है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, बहुत बेटा सही ढंग से समझना ये पॉइंट अभी जो मैं बता रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो और बार एक बार पूछ लेना, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सीधी लाइन क्यों नहीं आ रही, ये लो। हाँ अभी हो गया सीधा। मान लेते बेटा कि इसमें म्यूटेशन हुआ, अगर ये ओरिजिनल जो जीन है उसमें म्यूटेशन हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स अज्यूम, तो उससे जो भी कंपोनेंट बनता है उसको मैं बोलता हूँ बेटा म्यूटेंट, या तो उसे मैं बोलूंगा मॉडिफाइड एलील। ये क्लियर है, जो भी चीज हमें मिलेगी उसको मैं म्यूटेंट या मॉडिफाइड एलील कहता हूं। बट अब ये जो मॉडिफाइड एलील है इसका क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। तो पहला नंबर का पॉइंट बेटा, प्यारे बच्चों बी केयरफुल है, जो मैं चीज अभी बताने वाला हूं उसको बड़ा ही ध्यान से समझो। पहली चीज ये हो सकती है, देखो पहली चीज ये हो सकती है, फर्स्ट थिंग इट कैन हैपन दैट, कि ये बेटा है ना चेंज होने के बाद भी ये नॉर्मल एंजाइम ही बना रहा है, फॉर्म नॉर्मल एंजाइम, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। यस और नो? ऐसे म्यूटेशन को मैं सेम सेंस म्यूटेशन कहता हूं। क्या कहता हूं इसे मैं? सेम सेंस म्यूटेशन, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ भाई। जो जैसा नॉर्मल एंजाइम बन रहा था आफ्टर इवन चेंजिंग द सीक्वेंस, है ना, जो भी डीएनए सीक्वेंस था उसको थोड़ा बहुत बदला, तब भी उतना कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। ऐसी जगह चेंज हुआ जिससे उतना फर्क पड़ता ही नहीं, सपोज इंट्रॉन बदल गए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बेटा कोई फंक्शन चेंज हुआ ही नहीं है, दैट इज व्हाट द पॉइंट, सेम सेंस। बट हो सकता है दूसरी एक केस पॉसिबल है। क्या दूसरी केस पॉसिबल है बेटा, है ना, ये क्या कर सकता है, फॉर्म लेस एफिशिएंट एंजाइम, एंजाइम तो बना रहा है बट लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बेटा ऐसे म्यूटेशन को मैं मिस सेंस म्यूटेशन कहता हूं। मतलब अभी भी वो फंक्शन तो आ रहा है, जैसे कि ब्लैक कलर आई में जितने मेलानिन पिगमेंट दिखते हैं उतने नहीं आ रहे, थोड़े कम पिगमेंट बना रहा है, इसीलिए ब्लू कलर के आइज दिखती है या ब्राउन कलर के आइज दिखती है। ऐसा नहीं कि पूरा अंधा हो गया, है ना ही है। तो ये जो चीज है फॉर्म लेस एफिशिएंट एंजाइम, हो सकता है एंजाइम तो अभी भी बना रहा है, नॉन फंक्शनल हुआ नहीं, बट इतना चेंज हुआ कि जो एंजाइम बन रहा है उसकी एफिशिएंसी ओरिजिनल जितनी नहीं है। इसको बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन। तीसरी एक कंडीशन हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या करेगा, फॉर्म्स नॉन फंक्शनल एंजाइम, ये भी हो सकता है। नॉन फंक्शनल एंजाइम मतलब ऐसा एंजाइम बेटा जो काम ही नहीं कर रहा है वो बना रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम। इसको भी बेटा हम लोग बोलते हैं मिस सेंस एंजाइम। तो जैसे कि अभी फ्लावर कलर, रेड कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है ओरिजिनल टाइप है, रेड कलर आ रहा है ओरिजिनल टाइप है, रेड कलर आ रहा है ओरिजिनल, अचानक एक फ्लावर में म्यूटेशन हुआ, एंजाइम बन ही नहीं रहा, उसके वजह से पिगमेंट नहीं बन रहे बट फ्लावर कलर इज व्हाइट। यस और नो? तो ये आया बेटा नया अलील, क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हुआ। क्यों क्रिश? थोड़ा बहुत आंसर इसी में है तेरा। यस और नो? है ना, म्यूटेंट आया है। हाँ बोलो सर। वो फर्स्ट पॉइंट में सर इंट्रॉन कैसे चेंज होगा सर? अरे नहीं छोड़, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, नॉर्मल नॉर्मल बेसिक पे रहे बेटा, बेसिक पे रहे।
बहुत ख्याली पे जाता है। ठीक है, देखो बेसिक पे रहो, इसमें ज्यादा ये ख्याली नहीं करना है, सिंपल, बी सिंपल। मैंने कहा ओके 1 इज द रीजन, उसको ही पकड़ लिया तूने, है ना। डोंट गो इनटू दैट, फर्स्ट इज फर्स्ट। यहाँ पे अगर जैसा है बिल्कुल सुपरफिशियल देखो, पहले इंट्रोडक्टरी लेवल पे, उतना डीप मत जाना। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म नॉर्मल एंजाइम। ठीक है, अगर वो नॉर्मल एंजाइम बनाता है तो फर्क तो पड़ा ही नहीं, मतलब म्यूटेशन हुआ जरूर है बट ऐसी जगह पे हुआ है जो उतना इम्पैक्ट डालता ही नहीं है एंजाइम के एक्टिविटी के ऊपर। सो फॉर्म से नॉन फंक्शनल एंजाइम, मिस सेंस। नेक्स्ट वन, ठीक है। तो अब आता है बेटा एक और पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली फॉर्म्स नो एंजाइम। एंजाइम ही नहीं बना, यहाँ तो एंजाइम बन रहा है, नॉन फंक्शनल तो बना। फॉर्म्स नो एंजाइम, एंजाइम ही नहीं बनाना। एंजाइम बनाना मतलब वो पूरा ही जीन जो है म्यूटेड हो गया है। नो एंजाइम एट ऑल, कोई एंजाइम नहीं बना रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दी नॉनसेंस म्यूटेशन। तो कितने प्रकार के म्यूटेशन बताए रहे अभी मैंने? सेम सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन है। ठीक है ना, 3 प्रकार है। यस, सिकल सेल एनीमिया का पढ़ोगे आप लोग। आरबीसी बन रहा है प्रॉपर शेप में, नॉर्मल है, वाइल्ड है, ओरिजिनल है, बट अगर सिकल शेप बनने लगा तो क्या लगेगा आपको? सिकल शेप अगर बनने लगा मतलब ऐसा नहीं कि शेली बनने, आरबीसी बन ही नहीं रहा, आरबीसी तो बन रहा है बट सिकल शेप बन रहा है, मतलब लेस एफिशिएंट या नॉन फंक्शनल। तो ये क्या हो गया बेटा? ऑब्वियसली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द मिससेंस म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया। पढ़ेंगे इसमें, हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा चाहे यहाँ पे नॉर्मल एंजाइम बन रहा होगा बट फिर भी वो क्या कर रहा है, ओरिजिनल जो उसका फिनोटाइप है उसको एक्सचेंज कर सकता है। नाउ अंडरस्टैंड, नॉर्मल एंजाइम बन रहा है, एंजाइम नॉर्मल है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, बट थोड़ा अलग वे से फंक्शन करना शुरू कर दिया क्योंकि म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जब भी आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे बेटा, हर बार मैं इनको अलील बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही ओरिजिनल जीन के बेटा एक्सप्रेशन है। इनमें थोड़े बहुत एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं बट लोसाई बदला क्या बेटा? लोसाई बदला क्या? लोकेशन चेंज हुआ क्या? नहीं, लोकेशन वही है, इसीलिए उसी जीन के वो एक्सप्रेशंस होंगे। आर यू श्योर? ठीक है, तो आई थिंक मैं आपको ये बता चुका हूं कि एलील डेवलप कैसे होते हैं, म्यूटेशन से। ठीक है, अब उनको हम लोग देखेंगे वन बाय वन, जब जैसे जैसे आगे आगे मैच्योर्ड एग्जांपल देखते चले जाएंगे वैसे वैसे बेटा आपको ये जो चीजें हैं ऑब्वियसली बेटा अंडरस्टैंड होती चली जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल बेटा समझ में आता है पॉइंट। अदर देन दिस ओके, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा पॉइंट लेते हैं। कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि प्यारे बच्चों ये क्या होता है रे? ऑफस्प्रिंग क्या होता है ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा? ऑफस्प्रिंग क्या होती है? मैंने बताया था ना, प्रोजेनीज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको हम लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स, बराबर है। तो जो प्रोजेनीज बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है, मैंने क्लोन भी तो बताया था आपको। क्लोन क्या होता है बेटा? क्लोन प्रोजेनीज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको हम लोग क्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे ऑफस्प्रिंग है। अब ये क्या होता है भाई? सिबलिंग क्या होता है यार? है ना, सिबलिंग्स क्या होता है ना, प्रोजेनीज ऑफ सेम पेरेंट। ना बेटा, जेनेटिकली सेम आइडेंटिकल नहीं होंगे, प्रोजेनीज ऑफ सेम पेरेंट्स। हाँ वो तो है, असेक्सुअल वाले जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्लोन होंगे। प्रोजेनीज ऑफ सेम पेरेंट्स प्रोड्यूस्ड
at different time, ठीक है। अब ये अजीब है ना, produced at different times। ठीक है, उनको हम लोग सिबलिंग कहते हैं। दैट इज व्हाट द पॉइंट। डिफरेंट का मतलब है डिफरेंट रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। छोटा बड़ा है ना, छोटा भैया, बड़ी दीदी, छोटी छोटी, है ना, ऐसे जो होते हैं चिंटू मिंटू, है ना, ये सब बेटा सिबलिंग्स होते हैं ना। यहाँ पे वर्ड हम लोग बेटा देखो आइडेंटिकल ट्विन, ट्विन ये बोलते हैं, ट्विन, उनको सिबलिंग बोल सकते हैं, व्हाई नॉट, बट उनको हम लोग आइडेंटिकल जो है ट्विन ये वर्ड यूज करते हैं उन सिबलिंग को, ठीक है। सेम पेरेंट्स सेम टाइम, दैट इज डेफिनेटली उस उनको बेटा हम लोग ट्विन कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब वो अलग अलग हो सकते हैं। राइट नाउ देयर इज अनदर थिंग, जैसे कि ये वर्ड है बेटा जीनोम। व्हाट इज दिस? जीनोम। जीनोम का मतलब बेटा सम टोटल of all the genes, sum total of all the gene present on haploid number of chromosome। अब अगर मैं ये बोलूं कि एक ह्यूमन बीइंग में लगभग 30,000 जीन प्रेजेंट होते हैं, 30,000 टोटल, ठीक है। मतलब पूरे आपके 23 डीएनए निकालो और 23 डीएनए को स्कैन करो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ये हमने कर चुके हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड। तो अगर बेटा एक ह्यूमन इंडिविजुअल के ऊपर 30,000 जीन है, या हम लोग कोई बैक्टीरिया ले लेते हैं, उसके पास एक ही सर्कुलर डीएनए है, उसको मैंने आइसोलेट किया और देखा कि उस बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर 100 जीन है, तो मैं बोलता हूं उसका जीनोम इज मेड अप ऑफ 100 जीन। मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको मैं जीनोम कहता हूं। इज इट क्लियर? जीनोम ये समझ में आता है ना, बहुत आसान है बेटा, ठीक। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बहुत बेटा सीधी सी बात हो गई। सम टोटल ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इस चीज को हम लोग जीनोम कहते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ओहो, ठीक है, ये क्यों ऐसा लिख रहा है? ठीक है, फॉर एन ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए डेफिनेटली बेटा जब भी हम लोग उसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है पर्टिकुलर, उसको हम लोग जीनोम कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन एक और पॉइंट आता है बेटा जीन पूल। तो जीन पूल बहुत ही आसान है। अगेन इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द, ठीक है, ऑल द जीन्स and their alleles ठीक है, of a population, ठीक है। इसी को बोलते बेटा हम लोग जीन पूल। अब हम लोग बात करते हैं, सपोज हम इंडिया के पूरे इंसान ह्यूमंस को कलेक्ट करेंगे, है ना, किसी भी एक पर्सन को अगर मैं कंसिडर करते, जैसे कि आपने सतीश पेटकर ये इंसान को कंसिडर किया जिसको आप जानते हो, और उसके बेटा डीएनए को आइसोलेट किया 23, तो आपको दिखेंगे बेटा 30,000 जीन अप्रोक्सीमेटली। बट बेटा उस इंसान में, मतलब एक ही इंसान में एक ही जीन के सारे अलील तो मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें ब्लैक है, इसका मतलब मेरे क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, ब्लू कलर के जीन का अलील तो मिलेगा नहीं। तो डेफिनेटली है ना, वो अलील पॉपुलेशन में किसी दूसरे इंसान में प्रेजेंट है। तो बेटा किसी भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, है ना, सारे ही जीन के सारे अलील मौजूद नहीं होते, क्योंकि किसी भी डिप्लॉयड में सिर्फ एक जीन के 2 ही अलील हो सकते हैं।
इसीलिए अगर आपको सारे जीन और उनके सारे अलिल इनको स्टडी करना है तो आपको पूरा पॉपुलेशन कंसिडर करना पड़ेगा, और उस सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर ऑल द अलिल्स, इसको मैं कहता हूँ बेटा जीन पूल। पूल मतलब बेटा पूरा कलेक्शन ऑफ द जीन, करेक्ट है, पूरे कलेक्शन ऑफ जीन और उसके पूरे अलिल्स का कलेक्शन, उसको हम लोग जीन पूल कहते हैं। इज इट क्लियर? पूल का मतलब ही कलेक्शन होता है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रही बात है? यस और नो, है ना? तो ये रहा बेटा सिंपल सा फंडे। कुछ सादी सादी बातें हैं, एकदम ही सादी बातें हैं जिनको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे ओके ठीक है। नाउ देखो कुछ सादे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेंस। बहुत अच्छे से समझना, अब ये मुश्किल है सब बातें, है ना। पेनिट्रेंस क्या चीज होता है बेटा? पेनिट्रेंस हम लोग समझते हैं, मैं लिखता हूं फिर उसको समझा दूंगा। इट इज द percentage of those organisms in a population which shows बड़ा ध्यान से, which shows phenotype associated with their phenotype कौन बता सकता है इसका मतलब क्या है? It is the percentage of those organisms in a population which shows a phenotype associated with their genotype। ओहो, ये क्या मतलब हुआ? क्या है पेनिट्रेंस? क्या हो सकता है? जो जीनोटाइप में है वो फिनोटाइप में दिखता है। ठीक है, बड़ा अच्छा है डायलॉग बाजी, हिंदी है ना, बॉलीवुड वाला बंदा दिख रहा है। एनीवे तो ये पॉसिबल है। चलो हम लोग यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म, सपोज यहाँ पे बेटा मैं एक ब्लू कलर वाले इसमें एक सिंपल बात लिखता हूँ। इफ, है ना, 100 ऑर्गेनिज्म, बड़ा ध्यान से देखना, मेरे पास 100 ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन है इन ए पॉपुलेशन हमने देख लिया। ठीक है, ये अच्छे से समझो, प्रॉब्लम है ये। सपोज ये हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इफ 100 ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन हैव डोमिनेंट, ठीक है, हैव डोमिनेंट allele of a character, ठीक है, बट नाउ प्रॉब्लम ये हो गया, बट ओनली 80 ऑर्गेनिजम्स, मतलब इंडिविजुअल्स 80 ऑर्गेनिजम्स शो द डोमिनेंट एक्सप्रेशन। तो जो भी तूने बोला अभी हिंदी डायलॉग में वही है। ठीक है, तो मैं पेनिट्रेंस को कैलकुलेट करता हूँ 80 डिवाइडेड बाय 100, है ना, into 100। So obviously penetrance is only 80%। समझ रहे हो? Yes, probability of gene being expressed, है ना, while it is present in its dominant state, है फिर भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। मैंने कहा ना कि सिर्फ जीन के होने से एक्सप्रेसिविटी नहीं आती, एनवायरमेंट भी तो है, वो भी तो है, वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो जब हम लोग ये डोमिनेंट रेसेसिव पढ़ते हैं तो डोमिनेंट है तो आना ही चाहिए टॉल, ये जब बात करते हैं, सो ये बेटा इन ग्राउंड रियलिटी हमें देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? ये पेनिट्रेंस के वजह से होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा ज्यादा है, बट ठीक है, मालूम है तो अच्छी बात है ना। अब इसमें भी बेटा दो टाइप आते हैं, 2 टाइप्स। अब 2 टाइप्स बहुत ही आसान है इसके। 2 टाइप क्या होते होंगे यार? एक तो है जिसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट पेनिट्रेंस,
अभी कंप्लीट पेनिट्रेंस का मतलब होता वो तो 100% पेनिट्रेंस है ना, ये वेरी कॉमन चीज है, इट्स अ वेरी कॉमन। ठीक है, बहुत सारे जीन है तो बस डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस हो जाते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं। और बेटा आप तो इतने टैलेंटेड हो कि आप दूसरा टाइप इसका बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। ये है बेटा इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने 80% वाला कैलकुलेशन किया, मतलब ही लेस देन 100%। और बेटा ये रेयर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा पॉलीडक्टिली, अब ये पॉलीडक्टिली जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्चुअली है डोमिनेंट, डोमिनेंट। बट फिर भी बेटा ऐसा नहीं होता कि बहुत से लोगों में ये एक्सप्रेस हो जाए, नहीं होता ये एक्सप्रेस। ठीक है, ये एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, बाकी भी उसके साथ जो जीन इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो सही में, है ना, उस इंसान में एक्सप्रेस होना चाहिए या नहीं। ठीक है, सो क्या रीजंस हो सकते हैं, रीजन क्या है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस के, कौन रोक रहा है इसको। अब ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाएगी, बट इससे आपका कंसेप्ट समझ में आता है आपको कि हाँ यार हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला रीजन तो है बेटा ड्यू टू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन है डेफिनेटली बेटा वो उसको एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। और प्रेजेंस ऑफ सप्रेसर, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंस ऑफ सप्रेसर और एपिस्टैटिक जीन। अब ये क्या होता है ना, एपिस्टेसिस का फिनोमेनन हम लोग पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट व्हाट इज एपिस्टेसिस। तो एपिस्टैटिक जीन अगर प्रेजेंट रहा तो वो क्या करता है, किसी दूसरे जीन को, है ना, एक्सप्रेस होने नहीं देता, ऑल्दो इट इज डोमिनेंट जीन को भी एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, देयर इज अनदर, इसी से रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम लोग बोलते बेटा एक्सप्रेसिविटी। जैसे पेनिट्रेंस है ना, वैसे ही बेटा एक और टर्मिनोलॉजी एक्सप्रेसिविटी। ये क्या है, इट इज द डिग्री, ठीक है, या लेवल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन of any character in the organism। ठीक है, अब ये भी बेटा ड्यू टू, है ना, ये भी क्यों होता है, ड्यू टू, है ना, इट इज आल्सो ड्यू टू द एनवायरनमेंट, है ना, लिख लेते हैं इट इज मैं एक बहुत सादी आपको बात बताऊं, सिंपलेस्ट पॉइंट ये है कि देखो हमारा इंटेलिजेंस जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन में गायरीज और सल्कीज कितने प्रेजेंट होने चाहिए। नंबर ऑफ गायरीज एंड सल्कीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ओके, बट इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द एक्टिव सिनेप्सेस। मतलब अब ये एक्टिव सिनेप्सेस जो होते हैं, एक्टिव सिनेप्सेस is actually also directly proportional to the intelligence of the human being. But see, the intelligence can vary. ठीक है, number of active synapses are just are due to the practice। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, नई नई चीजों को पढ़ोगे, ठीक है, आलस नहीं करोगे, तो बेटा आपके जो भी सिनेप्सेस है आप यूज करोगे तो वो एक्टिवेट होते चले जाते हैं। तो सिर्फ बेटा इतने सारे सिनेप्सेस होने का फायदा नहीं है, उनका एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। तो ये जो इंटेलिजेंस का डिफरेंस हमें जो देखने को मिलता है मूलतः बेसिकली
वो होता है बेटा हमारे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, कि हम कहाँ हैं, कौन से लोगों से पढ़ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, ठीक है। इवन हमारा फीडिंग हैबिट जो होता है, कैसा हम लोग खाना खाते हैं, या तो हम कितने लाउड साउंड को सुनते हैं, ऑल दीज फैक्टर जो है वो आपके अंदर के जीन को, आपके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी जो एक्सप्रेसिटी वे है उसको अफेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ये बिहेवियरल एग्जाम्पल बताया, बट ऐसे बहुत सारे बेटा प्रोटीन्स है जो डिपेंड डेफिनेटली बेटा एनवायरनमेंट के हिसाब से। इवन आप हेटेरोफाइली के बारे में अगर बात कर रहे हो तो है ना, कौन से प्रकार का लीफ बनना चाहिए, ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि जीन तो है उसमें सारे प्रकार के, बट वो कौन से एनवायरनमेंट में है उसके हिसाब से वो पार्ट ऑफ बहुत सारे बेटा हमारे पास में हम लोगों ने क्या बोलते हैं, अभी तक देखो चैप्टर एक्चुअली शुरू नहीं हुआ है, अभी तो हम सिर्फ टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में भी बेटा थोड़ा बहुत मतलब हाफ एन आवर पे थोड़े से टर्मिनोलॉजीज और देखेंगे, ठीक है। मतलब कुछ फंडे हैं जैसे कि यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, फॉरवर्ड जेनेटिक्स और रिवर्स जेनेटिक्स, ठीक है। ये क्या चीजें हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ब्रीडिंग के जो टाइप है इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये होने के बाद में फिर हम लोग शुरू करेंगे बेटा चैप्टर, है ना, विथ है ना हेरिडिटी एंड इट्स अ ट्रांसमिशन, ठीक है। सो आज के लिए बस बेटा हम लोग यहीं पे रोकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। Is it possible that a mutation can cause change in the loci of an allele? ना बेटा, जब भी लोसाई बदल जाएगा, लोसाई अगर बदल जाएगा तो हम उसे कुछ और ही कहते हैं, उसे हम म्यूटेशन नहीं कहते हैं। पहले तो ये समझो, म्यूटेशन हम तब तक वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब तक बेटा, जब तक म्यूटेशन कब तक यूज करते हैं हम लोग ये वर्ड, जब तक हम एक लोसाई के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट लोसाई तो फिर ट्रांसलोकेशन आएगा, क्रोमोसोमल एबरेशंस आते हैं जिसमें डेफिनेटली बेटा लोसाई बदल जाते हैं। हाँ ये भेज रहा हूँ ना मैं, लास्ट टाइम भी भेजा था, मिला था क्या, मतलब लिया होगा आपके ग्रुप पे ही है, ठीक है। सो आई विल सेंड दिस वन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके चलो बढ़िया है। सो प्यारे बच्चों आज यहाँ रोकते हैं यार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, यस, ओके।